सितंबर वो दिन जब पूरे देश की आंखें नम हो गईं। सबके चहेते गजोदर भैया 42 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद अंतिम सांस लेने लगे। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबको रुलाकर चले गए। आपको बता दें कि दिल्ली में कल कॉमेडियन किंग का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। वहीं राजू श्रीवास्तव की मौत से शोबिज इंडस्ट्री समेत पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। तो कल दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 21 सितंबर यानी कल का वो दिन था जब राजू श्रीवास्तव के सभी फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई कि उनका निधन हो चुका है। और बताना चाहेंगे कि 42 दिन तक वो जिंदगी की जंग से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स के सभी प्रयास कल विफल होते हुए नजर आए और गजोदर भैया हार गए अपनी जिंदगी से जंग। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। और पिछली सुनवाई में अदालत ने इस केस को सुनने योग्य करार दिया था, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई थी। और जिला अदालत का फैसला आने के बाद इस मामले में यह पहली सुनवाई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें कोर्ट से उन्होंने मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद की मांग रखी थी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत को अपने प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अदालत सुनवाई शुरू करती है तो ये तय किया जाए कि केस में किन पहलुओं पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाए और इन सभी मुद्दों के बीच वाराणसी की जिला अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। बाईस सितंबर गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इस तरह देश की सबसे पुराने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी पार्टी के कप्तान नहीं संभालने के संकेत दे चुके हैं और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला कांटे का हो सकता है। इस रेस में अब तक सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम फाइनल माना जा रहा है। इसी बीच आज शशि थरूर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिलने पहुंचे हैं। कुछ समय के बाद कुछ हद तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होती दिख रही है। वहीं शशि थरूर से मुलाकात के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कुछ कहा, ये वो भी आपको सुनवाते हैं। वो बिल्कुल संतुष्ट हुए। उन्होंने जो जो सवाल हमसे किए थे इलेक्शन के रिलेशन के अंदर, वो हमने सब उनको क्लियर किया। उस पर उनको इलेक्टोरल रूल भी बताया है, उनको एजेंट कितने हो सकते हैं वो भी उनसे बात की, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा वो बात भी कही उनसे, फॉर्म में किस तरह उनको भरना है वो भी उनको बताया है उसके अंदर। तो ये सब बात हुई, संतुष्ट होकर गए हैं वो। सर, क्या नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू होनी है? 24 तारीख से कोई भी आकर यहाँ पर्चा भर सकता है और सेट की जरूरत पड़ेगी? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है, जहां नार्को टेरर पर लगातार काम करते हुए कंटेनर में भरे हेरोइन के एक बड़ी खेप को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से बरामद किया गया है। इस 345 किलो हेरोइन की कीमत लगभग 1775 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके बारे में उन 2 अफगानी नागरिकों से पता लगा, जिन्हें 6 सितंबर को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल ने बताया कि हेरोइन की ये खेप 21 जून 2021 से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे खड़े कंटेनर में थी और किसी भी एजेंसी को इसके बारे में पता नहीं लगा। 16 सितंबर को इस कंटेनर को नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से 20 टन हेरोइन जब्त की गई और इसके बाद इसे दिल्ली लाया गया। स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल ने दावा किया है कि नशे की ये खेप भारत में भेजने वाला शख्स पाकिस्तान में रह रहा है। 2021 में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जिसका
वजन तकरीबन 20 टन था, 20,000 केजी लिकोरिस रूट जो है जिसको मलट्ठी बोलते हैं। तो ये एक अहमद शाह करके अफ़गान नेशनल है जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है। इसने एक दुबई की शिपिंग कंपनी के थ्रू कंसाइन करके ईरानियन पोर्ट से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में ये कंसाइनमेंट जून 2021 में भिजवाई थी। और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं टेरर फंडिंग के मामले में ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की एक टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई के तमाम बड़े पदाधिकारी भी हैं। पीएफआई चेयरमैन के घर पर पहुंची है एनआईए और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग के मामले में और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है, जहां कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई के तमाम बड़े पदाधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे। पीएफआई चेयरमैन के घर पर एनआईए पहुंची है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर में यह बात निकलकर सामने आई है कि टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लगभग पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम फैसलों के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी और उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की 3 जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी पीएलआई स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलों को कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं भरेंगे। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। Now, if he goes on 23rd morning, if he goes, it will be to see his mother. It will not be to file his nomination papers. He will come back on 23rd night. Bharat Jodo Yatra will resume on 24th morning, and nomination cannot be filed via Zoom. Nomination has to be filed in Delhi face to face. There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. So I have answered your question as honestly as I can. असुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर हमला बोला है और ओवैसी ने कहा है कि अगर अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया है तो इसे कोर्ट में लड़ें, ट्रिब्यूनल में जाएं। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार वक्फ संपत्ति को निशाना बना रही है।
मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है। वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।